हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप सब ने सेकंड ग्रेड के फॉर्म भर दिए होंगे। 17 तारीख लास्ट डेट थी। सभी ने उम्मीद है कि फॉर्म भर दिए गए होंगे, सभी के फॉर्म सबमिट हो गए होंगे और अब आप सब इस उम्मीद में हैं कि अब हम तैयारी शुरू करें। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने अब अग्रिम रूप से अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दी होगी और सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए, सिलेबस को विचार करते हुए आगे अपनी तैयारी में जुट गए होंगे। बिल्कुल, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की विशेष रूप से। आज हम उसी पर बात कर रहे हैं कि अपनी तैयारी को हम किस तरह से बूस्ट करें, किस तरह से अच्छी तैयारी बनाएं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जो पिछले साल होने वाला है, जिसकी तारीख जो है वो आरपीएससी ने एक दे दी गई है, टेंटेटिव डेट जो है वो जुलाई में दी गई है। हम उस पर भी बात करेंगे कि वो आगे जाएगी या उतनी ही रहेगी, उसी पर एग्ज़ाम होगा, किस तरह की परिस्थितियां रहने वाली हैं, सभी बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी ने उम्मीद है फॉर्म भर दिया है और आप अपनी तैयारी जो है वो सुचारू रूप से कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभ्यर्थी, जो मैं आप सबसे एक बात जो कहने वाला हूँ वो ये है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहली बार ये फॉर्म फिल किया है और अपनी तैयारी को उन्होंने जारी की है, और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने पहले भी एग्ज़ाम दी है मगर किसी भी कारणों से, कई परिस्थितियों की वजह से एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। तो उम्मीद नहीं छोड़नी है, अब की बार उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। बस आप अपनी तैयारी करिए, जो कमियां रही है उनको पुनर्विचार करिए और उनसे सीखते हुए अपनी जो तैयारी है उसमें सुधार लाइए। बस इसी क्रम में हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जो सिलेबस है उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं और किन बिंदुओं को हम सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनको हम पहले तैयारी करें, उन पर अधिक समय दें। और जो टॉपिक ऐसे भी हैं जिनको समय की आवश्यकता कम है और अक्सर हम उनको समय जो है वो ज़्यादा दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो तैयारी है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। देखिए, जो अभी फॉर्म भरे गए हैं उसकी लास्ट डेट 17 सितंबर थी, जो आप सब ने भर दिया है। तो अब इसको हम यहाँ समय ज़्यादा नहीं देते हुए चलते हैं सिलेबस की तरफ और समझते हैं कि जो सिलेबस है आपका उसको हम किस तरह से अध्ययन करें और किस तरह से इसको समझें। देखिए, सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। आप एक किताब उठा के ले आए बाज़ार से, अच्छी बात है, और हम सब यही करते हैं। खासकर जो नए अभ्यर्थी हैं वो ये सोचते हैं कि चलो एक किताब हम उठा के ले आते हैं और उस किताब का अध्ययन करेंगे, उससे हमारा जो पहला पेपर है वो निकल जाएगा। मगर अब ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी जटिल हो गई है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इन सभी को हमें कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए अपनी जो तैयारी है उसको एक नई दिशा और नया प्रारूप हमें देना पड़ेगा, तभी हमारा सिलेक्शन जो है यहाँ पर होगा। देखिए, जो पहला पेपर है, पेपर फर्स्ट है, उसकी हम बात करते हैं, थोड़ा सा उसको समझते हैं कि किस तरह से हम इसका अध्ययन करें। देखिए, ये जो पेपर आपका फर्स्ट है इसको मैंने 4 भागों में विभाजित किया है, यानी इसमें 4 टॉपिक हैं जिनको हम समझेंगे। ठीक है, ये जो पेपर होने वाला है आपका, ये पेपर होगा 100 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, यानी जो क्वेश्चनों की संख्या होगी, प्रश्नों की संख्या होगी वो 100 होगी और इनके जो अंक होंगे वो 200 अंक होंगे। 200 अंकों का पेपर होगा। यहाँ पर जो आपके नंबर कटने वाले हैं, नेगेटिव नंबर होंगे, वो 1/3 यानी 1/3 नंबर होंगे। अगर कोई क्वेश्चन, आप इसको मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए हैं तो एक क्वेश्चन जो सही है वो आपका ले जाएगा। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब इस पेपर को मैंने 4 भागों में विभाजित किया है। 4 भाग कौन कौन से हैं उसको हम समझते हैं। पहला जो भाग है वो है आपका राजस्थान जीके, यानी राजस्थान जीके का जो भाग है, इस राजस्थान जीके के भाग में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जिसमें ज्योग्राफी है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ज्योग्राफिकल पोर्शन है, हिस्टोरिकल पोर्शन है यानी इतिहास का है, और फिर उसके बाद में जो कला और संस्कृति का भाग है। 3 भाग इसमें मुख्य रूप से हैं। तो इसको हम समझते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें पढ़ना है और कहाँ कहाँ से हमें टॉपिक को छोड़ के हम चल सकते हैं, जिसको हम बाद में हम समझ लें। तो देखिए, पहले हम ओवरव्यू लेते हैं, पूरे सिलेबस का ओवरव्यू लेते हुए इसको समझते हैं कि ज्योग्राफी में क्या क्या है। ज्योग्राफी में है फिजिकल फीचर्स हैं, यानी जो बाउंड्रीज़ हैं, कौन कौन से ज़िले हैं, नए निर्मित ज़िले हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा और जो बदलाव हुआ है उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो बॉर्डर है उनमें क्या बदलाव हुए हैं, नए ज़िले बने हैं तो कौन से संभाग है, वो किस संभाग में कितने ज़िले आ गए हैं। क्लाइमेट है, उसको भी समझने की ज़रूरी है कि जो क्लाइमेट है राजस्थान का वो किस तरह का है,
और अलग अलग ज़िलों का जो भागों में विभाजित किया गया है उसको ज़रूर समझिएगा। ड्रेनेज यानी जो नदी नाले हैं उसको भी समझने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर यानी कृषि है, फिर उसके बाद में पशुपालन है, इसको समझने की ज़रूरत है। डेयरी डेवलपमेंट है, उसको समझने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद में यहाँ पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कि किन ज़िलों में किस तरह का जो है वो पॉपुलेशन जनसंख्याएँ किस तरह से निवास करती है, पूर्वी भाग में जनसंख्याओं का जो स्तर है वो किस तरह का है, और जो पश्चिमी भाग है उनमें जनसंख्याओं की जो घनत्व है वो किस तरह का है। ये सारी चीज़ें इसमें समझने वाली है। इसके साथ ही ये भी आप ज़रूर इसको तैयार कीजिएगा कि जो पुरुषों की जनसंख्या है वो कितनी है, महिलाओं की कितनी है, और 0 से लेकर के जो 5 वर्ष के और 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या किस तरह की है और किन क्षेत्रों में कितनी है, वो इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि इसमें अक्सर क्या है कि कथन के क्वेश्चन आने लगे हैं जो कई बार कन्फ्यूजन पैदा करते हैं और गलत हो जाते हैं। ग्रोथ को भी समझेंगे कि राजस्थान के किन जिलों में जो वृद्धि दर है वो किस तरह की है, और जो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग और उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, इस तरह से आप इसको, और खासकर जो अरावली का जो पूर्वी भाग है और अरावली के जो पश्चिमी भाग है इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी विविधताएं हैं जिनको समझना ज़रूरी है, अक्सर वहीं से क्वेश्चन आते हैं। लिटरेसी यानी जो साक्षरता दर है उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्राइब यानी जो जनजातियां हैं उन पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किन किन जिलों में किस तरह की जो जनजातियां हैं वो निवास करती हैं। और यहाँ पर साथ में इंडस्ट्री और मेजर टूरिस्ट सेंटर्स यानी जो उद्योग धंधे हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको भी हम अध्ययन करेंगे, विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, बट अभी हम सिर्फ एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। इसके साथ ही ये तो पूरा ज्योग्राफिकल पोर्शन यहाँ पर कवर होता है। ज्योग्राफिकल पोर्शन के बाद में हम बात करें यहाँ पर हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को हम 3 हिस्सों में यहाँ पर बांट सकते हैं, जो कि यहाँ पहले से दिखा हुआ है। एक है एंशिएंट यानी प्राचीन काल, यहाँ पर जो है आपके पास में प्राचीन काल यानी एंशिएंट भाग है, और फिर उसके बाद में एंशिएंट भाग के बाद में यहाँ पर मध्यकाल, और फिर उसके बाद में जो अंग्रेज़ों का काल रहा यानी हम इसको मॉडर्न हिस्ट्री भी कहते हैं, वो भाग इसको विभाजित किया गया है। तो आप सिलेबस में इसको देख सकते हैं। सिलेबस में जो टॉपिक आपको दिया गया है सिर्फ उसी का अध्ययन आप कीजिएगा, क्योंकि पूरा पढ़ने से उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और फिर पता चलेगा कि उस टॉपिक से क्वेश्चन ही आया नहीं आया जिनको हमने अधिक समय दे दिया था। तो इस बात को भी समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम बात करें कि गुर्जर प्रतिहार, फिर उसके बाद में चौहान ऑफ अजमेर, और उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद में दिल्ली सल्तनत से संबंध। अब दिल्ली सल्तनत से जब हम संबंध पढ़ते हैं तो सिर्फ 3 ही मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे, मेवाड़, रणथंभौर और झालोर। बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में मुगलों का राजस्थान से क्या संबंध रहा, किस तरह से वैवाहिक संबंध रहे, राजनीतिक संबंध रहे, उनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, उसको भी विस्तार से पढ़ना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ राजस्थान यानी जो 1857 की क्रांति है, कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ पर इसका अंत होता है, कौन कौन से जो रियासतें थी वो इसमें भाग लेती हैं, कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी जो भाग लेती है, इसको भी यहाँ पर समझना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में पॉलिटिकल जो यहाँ पर चीज़ें चली हैं उस दौरान, उसको भी समझना ज़रूरी है। प्रजामंडल आंदोलन जो चले, प्रजामंडल आंदोलन कौन कौन से हुए, और इसके साथ ही जो जनजातीय आंदोलन हुए हैं उसी दौर में, उसको भी हमें समझना और पढ़ना ज़रूरी है। इसके विस्तृत नोट्स मेरे पास बने हुए हैं जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा। तो आप प्लीज़ मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हम सारे नोट्स जो है वो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके बाद में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। इंटीग्रेशन यानी राजस्थान का विलय। जब देश आज़ाद हुआ तो राजस्थान में जो रियासतें थीं, उन राजस्थान की जो रियासतें हैं उनका विलय किस तरह से किया गया, किस तरह से उनमें लगातार जो है वो क्रमिक रूप से उनका विलय हुआ, उसी को समझना ज़रूरी है। और वो क्रम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, और वो भी कई बार कथन का क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए जी, फिर उसके बाद में हिस्ट्री के बाद हम बात करेंगे, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये हिस्ट्री का पोर्शन है। इसके बाद में हम कल्चर की बात करें। कल्चर में लोक देवी देवताओं से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वो आते हैं अक्सर। जो राजस्थान के संत हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। और आर्किटेक्चर में बात करें, जो टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, यानी जो किले हैं, किस तरह के किले हैं, कौन से किले कहाँ बने हुए हैं, उनकी यूनेस्को ने किन किलों को अपनी सूची में शामिल किया है, ये भी चीज़ें आप ज़रूर इसको पढ़ते चलें। फिर उसके बाद में पेंटिंग्स हैं और उनकी स्कूल्स हैं, यानी जो कला है उसके अलग अलग जो स्कूल्स हैं उनको भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जो मेले और त्यौहार है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेले और जब आप त्यौहार अध्ययन कर रहे हैं तो कैलेंडर का जरूर अध्ययन करें, यानी जो हिंदी का कैलेंडर है
उसको ज़रूर आप अध्ययन कर लेना, क्योंकि उसमें से डेट्स कई बार होती है, जो तारीखें हैं वो महत्वपूर्ण रहती है, तो उनको भी समझना ज़रूरी है। इसके बाद में रीति रिवाज, जो राजस्थान के रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, वेशभूषा जो है उसका भी अध्ययन करेंगे। और आभूषण, ऑर्नामेंट्स, यानी आभूषण जो है वो किस तरह के आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं, ठीक है। जो गले में पहने जाने वाले आभूषण अलग है, हाथों में पहने जाने वाले आभूषण अलग हैं, अलग अलग जो आभूषण हैं उनके बारे में पूछा जाता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि राजस्थान की लैंग्वेज से संबंधित भी कई शब्द ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिनका हिंदी अनुवाद पूछा जाता है, तो इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन इसमें से आजकल आने लगा है, ठीक है, क्योंकि जब से इसको वेटेज दिया गया, राजस्थान के जीके को बढ़ा दिया गया है, वैसे ही इसमें क्वेश्चन भी आने लगा है, तो इस बात को आप समझिएगा। इसके बाद में देखिए पॉलिटिकल बात करते हैं। राजस्थान की जो पॉलिटिकल, राजस्थान से संबंधित जो एडमिनिस्ट्रेशन है, राजस्थान का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें भी आप यहाँ पर जो गवर्नर का रोल है, उसका फंक्शनिंग है, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट है, स्टेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी है, उनसे संबंधित क्वेश्चन। फिर उसके बाद में आरपीएससी, आरपीएससी की स्थापना कब हुई, आरपीएससी के क्या क्या काम है, कितने इसके सदस्य होते हैं, कौन इसका मुख्य अभी अध्यक्ष है, ये सारी चीज़ें जो है, और किस तरह से बदलाव किए जा सकते हैं, आरपीएससी के अध्यक्ष को हटाने के क्या नियम हैं, इन सभी पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन राइट्स से संबंधित क्वेश्चन जो है, मानवाधिकार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इससे भी समझने की कोशिश है। फिर उसके बाद में पंचायती राज, पंचायती राज में संविधान में जो अनुसूचियाँ जोड़ी गई, कौन कौन से बदलाव किए गए, और जो पंचायती राज से संबंधित जो लोकल बॉडीज़ हैं उनका भी अध्ययन आप ज़रूर कीजिएगा। फिर उसके बाद में विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य हैं फ़िलहाल, और राजस्थान से विधानसभा में कितने सदस्य आते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य राजस्थान से जाते हैं, ये सारे टॉपिक हैं जिनको आप ज़रूर अध्ययन कीजिएगा। तो अब मैं आपको एक बात जो बताने वाला हूँ वो समझिए। ये जो अब तक का पोर्शन हुआ है, जिसमें हिस्ट्री, यानी राजस्थान की जो हिस्ट्री से संबंधित पोर्शन है, प्लस इससे संबंधित राजस्थान के जियोग्राफी से प्लस संबंधित पोर्शन, प्लस इसके बाद में जो कल्चर हैं, कल्चर से संबंधित पोर्शन, यानी ये जो तीनों भाग हैं, ये मिलाकर के आपके क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो लगभग 40 क्वेश्चन इसमें आएंगे। 40 क्वेश्चन का मतलब हो गया 80 अंकों का पोर्शन जो है वो इन 3 टॉपिक से मुख्य रूप से आने वाला है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर। और इसमें मैं थोड़ा सा पॉलिटी भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो इससे संबंधित हैं और वो आएंगे। यानी इन 4 बिंदुओं से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, और 40 क्वेश्चन जो है वो 80 मार्क्स के, 80 अंकों के क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं। आई होप आप यहाँ पर बात समझ गए होंगे। इसके बाद में देखिए राजस्थान का करंट अफेयर। करंट अफेयर जो है वो 6 महीने का करंट अफेयर आप ज़रूर करें, अच्छे से तैयार करें। इसके लिए जो वीकली मैगजीन है वो भी आप ले सकते हैं, और मंथली मैगजीन है वो भी ले सकते हैं, और कई आजकल जो 6 महीने की मैगजीन भी आने लगी हैं वो भी आप इसमें कवर कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास में करंट अफेयर का पोर्शन होगा, इसमें 10 क्वेश्चंस जो आपको मिलने वाले हैं, जिनका अंक भार जो है वो 20 अंकों का होगा। ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ये पूरा का पूरा राजस्थान का हिस्सा हो गया, यानी मैं इसको कहूँ कि 90, इसमें आप मैं जोड़ दूँ कि ये 100 अंकों का, इसमें जो है वो 50 क्वेश्चन हो गए, और 100 अंकों का जो आपके पास में पूरा का पूरा राजस्थान से संबंधित भाग यहाँ पर है। अब इसके बाद में अगला भाग आता है, यानी 2 भाग हमारे हो गए। तीसरा जो भाग आता है जो कि संबंधित है वर्ल्ड और इंडिया जीके से। वर्ल्ड और इंडिया जीके से संबंधित भाग है, जिसको हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि इसमें, हालांकि ये जो भाग है ये काफ़ी विस्तृत भाग है, मगर इसको आप थोड़ा सा अगर एक स्मार्ट वे में अगर इसको करते हैं तो ये काफ़ी आपको फ़ायदा देगा। और सिर्फ आप रटने जाएंगे कि मैं इसको सिर्फ रट के तैयार करूं, तो मेरे भाई ये आपको साल भर में नहीं तैयार होगा, क्योंकि ये काफ़ी विस्तृत भी है और काफ़ी बड़ा भी है। मगर इसको अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट वे में तैयार करेंगे तो ये तैयार हो जाएगा सिलेबस को देखते हुए, और इसमें हमें फ़ायदा भी मिलने वाला है। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, यानी जो वर्ल्ड जीके है, इंडिया जीके है, इसमें मैं आपको कहूँगा कि ज्योग्राफी को आप एक बार लास्ट में तैयार करें, क्योंकि ज्योग्राफिकल जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा पोर्शन है, और ये जो आपके पास है जो फिजिकल फीचर्स है, मानसून सिस्टम है, ड्रेनेज है, ये जो चीज़ें हैं, और ख़ासकर ओशियन से संबंधित जो सिलेबस में है, ये काफ़ी जटिल पोर्शन है और इसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इसको एक बार
स्किप करके जब एग्ज़ाम के नज़दीक आप पहुँचे तब आप इसको तैयार करें। अगर इसमें आपको तैयार करना है तो मेरा फेवरेट जो पोर्शन है वो है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को आप तैयार कर लें पहले, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी पोर्शन है। यानी आप इंडियन इकोनॉमी को पहले ले सकते हैं और इंडियन इकोनॉमी के साथ में आप पॉलिटी को ले लें। पॉलिटी जो पोर्शन है, यानी कुछ पॉलिटी जो है वो आपने राजस्थान जीके में तैयार कर ली है पहले ही, जो मैंने अभी आपको बताया, स्टेट से संबंधित पॉलिटिक्स, ठीक, पॉलिटी जो है वो आपने तैयार कर ली है। अब यूनियन पॉलिटी जो है वो आप और तैयार कर लें। यहाँ पर यूनियन पॉलिटी में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1919 और 1935 का जो अधिनियम अंग्रेज़ों ने बनाया था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो बनाया गया था, भारत शासन अधिनियम 1919-1935 पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, इसको पूरा नहीं पढ़ना है, इसको सिर्फ ये पढ़ना है कि इसमें से कौन कौन से जो विषय थे, कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए हैं, कौन कौन से एक्ट थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनका अध्ययन विशेष रूप से यहाँ पर करना है। फिर उसके बाद में दूसरा बिंदु आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना, कितना समय लगा, BR अम्बेडकर साहब का इसमें कितना बड़ा योगदान है, और साथ में जो अन्य जो सदस्य थे उनका क्या क्या योगदान है, वो सारे आप इसमें ज़रूर पढ़ें। और साइलेंट फीचर्स यानी जो आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप ज़रूर देखें। देखिए, भाग 1 से लेकर के भाग 5 तक आप ज़रूर तैयार करें। जब आप भाग 1 से लेकर के भाग 5 तक ज़रूर तैयार करें। भाग 5 में तो सीधा सीधा आपको पता है कि संघ और राज्यों के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद में भाग 2 आ जाएगा जिसमें फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे, ठीक है, उनको भी आप अध्ययन करें। 14 से लेकर के 21 तक मुख्य रूप से हैं, ठीक है, उनको आप अध्ययन करें। फिर उसके बाद में जो DPSP हैं, यानी जो आपके पास में नीति निर्देशक तत्व है DPSP, उनका अध्ययन ज़रूर करें। और ये 51 तक चले जाएंगे, यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। 51A भी आप ज़रूर तैयार कर लें, जिसमें कि हमें नागरिक कर्तव्य दिए गए हैं, वो भी महत्वपूर्ण हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रपति का जो पद है वो किस तरह का है, उनके क्या क्या दायित्व है और क्या क्या उनके पास शक्तियाँ हैं, उनको आप ज़रूर अध्ययन करें। और प्राइम मिनिस्टर के साथ, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो भारत का जो प्रधानमंत्री है उसका पद, उससे संबंधित शक्तियाँ, उनसे संबंधित कर्तव्य, उनका भी आप अध्ययन यहाँ पर करते हुए चलें। इसके साथ पॉलिटिकल पार्टीज़, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, प्रेशर ग्रुप्स यानी जो मानवाधिकार से संबंधित ग्रुप है या जो अन्य ग्रुप्स होते हैं, NGOs होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से सरकार पर प्रेशर बनाए रखते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट को सहयोग करते हैं, या जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनसे अवगत कराते हैं। इनको भी आप समझ के चलिएगा। जो खासकर आप इसको करंट के नज़रिए से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि करंट से संबंधित इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि अभी कौन कौन सी पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा प्राप्त है, कौन सी पार्टियां ऐसी हैं जिनको राज्य का दर्जा प्राप्त है, लोकल पार्टीज़ हैं, इनको आप ज़रूर समझ के चलिएगा। इसके अलावा जो फॉरेन पॉलिसी है, यानी भारत की जो फॉरेन पॉलिसी और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान है, उसको भी समझ के चलिएगा। UNO में भारत की क्या स्थिति है और किस तरह से UNO डेवलपमेंट में भारत जो है वो, जो कि शुरू से ही उसका सदस्य रहा है। ग्लोबलाइजेशन यानी जो वैश्विक स्तर पर जो परिवर्तन हो रहे हैं पॉलिटिकली रूप से, इकोनॉमिक रूप से, वो उन सारे चीज़ों का भी आप अध्ययन करिएगा। इनमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो आपको करंट से संबंधित मिल जाएगी, यानी जो अभी लगातार पिछले 6 महीने में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनसे ज़रूर आप इसको रिलेट करिएगा। अदरवाइज़ इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनमें अक्सर ये रहता है कि जो करंट से जो संबंधित चीज़ें हो रही हैं उनसे ही उठा करके इनका रेफरेंस लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में देखिए, ये जो पोर्शन रहा है वह जो मैंने अभी आपको बताया है, इंडिया और वर्ल्ड का जो जीके से संबंधित क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30, यानी 30 क्वेश्चन होंगे और इसका जो अंक भार होगा वो 60 अंकों का अंक भार होगा। ये भी आप साथ में समझ के चलिएगा। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को आप ये बात समझिएगा कि पहले जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को समझ गए हैं अच्छे से
कि मनोविज्ञान में अब क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आते हैं। पहले क्वेश्चन सीधे सीधे आते थे, तो ऐसा होता था कि लास्ट में भी 1 महीना 2 महीना पहले भी अभ्यर्थी इसका अध्ययन करके और अच्छे नंबर ले आते थे, ज़्यादातर क्वेश्चन सही हो जाते थे। पर अब जो परिस्थितियाँ बदली हैं, पिछले 2-3 एग्जामों से मैं लगातार देख रहा हूँ, इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो साइकोलॉजी है उसके क्वेश्चन थोड़े से गहन हो गए हैं, थोड़े से डीप हो गए हैं। तो आप मेरी ये सलाह रहेगी कि इसको आप लगातार पढ़ें, थोड़ा समय इसको ज़रूर दें, ताकि लास्ट में जो क्वेश्चन है वो आपके सही हो सकें। क्योंकि अक्सर ऐसा हो गया कि अब थोड़े से क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि जो कंफ्यूज करते हैं और उनमें गलतियां होने की संभावना जो है वो बनी रहती है। तो जो साइकोलॉजी है, इसके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 20 क्वेश्चन होंगे साइकोलॉजी के, और उनका जो अंक बार होगा वो 40 का होगा, यानी 40 अंक के यहाँ पर क्वेश्चन साइकोलॉजी के पूछे जाएंगे। इसको भी आपको समझ के चलना है। अब देखिए, ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि जो पेपर है वो टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे और इसके जो अंक बार होंगे वो 200 अंकों का अंक बार होगा। अब इसको मैंने जैसे कि बताया कि 4 हिस्सों में मैंने इसको विभाजित किया है। पहला है राजस्थान जीके। अब राजस्थान जो जीके है, इसमें मैंने आपको बता दिया कि हिस्ट्री का पोर्शन है, और हिस्ट्री का पोर्शन है, फिर उसके बाद में प्लस ज्योग्राफी का पोर्शन है, प्लस इसके बाद में आप यहाँ पर कल्चर जो है आपका वो पोर्शन है, कल्चर से संबंधित पोर्शन है, और प्लस पॉलिटी से संबंधित पोर्शन है। और ये सभी पोर्शन जो है जिसमें क्वेश्चन आने हैं आपको 40, और इसका जो अंक बार रहेगा वो 80 अंकों का अंक बार यहाँ पर आपको मिलेगा। ये लगभग है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, देखो ये कोई परमानेंट नहीं है, पर क्योंकि इसमें भी इनको डिस्क्राइब नहीं कर रखा, मगर हम ये मान के चलते हैं। पहला भाग ये है। दूसरा भाग जो करंट अफेयर से संबंधित भाग है, राजस्थान के करंट अफेयर से, यानी ये 40 अंकों का है और 40 क्वेश्चन है और 80 अंकों का है, ठीक है। और दूसरा जो करंट अफेयर है वो भाग है जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और इसका जो अंक बार होगा वो 20 अंकों का होगा। तीसरा जो जनरल जीके है यहाँ पर वर्ल्ड और इंडिया का, और उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो 30 क्वेश्चंस होंगे जिनका अंक बार आपका 60 का रहेगा। और चौथा जो भाग है यहाँ पर वो आपके पास में एजुकेशनल साइकोलॉजी का भाग है, जिसमें 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और इनका जो अंक बार होगा वो 40 का होगा। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन और बराबर आपके पास में 200 अंकों का पेपर, ये प्रथम पेपर आपका रहने वाला है। देखिए, आज का जो वीडियो है इसमें सिर्फ हम यहाँ पर ओवरऑल ही चर्चा कर रहे हैं, डीप जाकर के चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर आपको हर एक टॉपिक से संबंधित डीप अध्ययन चाहिए कि किस टॉपिक से पिछले सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है, कौन से टॉपिक को छोड़ा जाए और कौन से टॉपिक को पहले पढ़ा जाए, या ऐसे टॉपिक जिनको हम बाद में अध्ययन भी कर सकते हैं क्या, अगर आप इसमें और ज़्यादा डीप अध्ययन चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं इसके लिए और एक डीप जो है गहन अध्ययन के साथ एक वीडियो और इसमें आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छा, इसके साथ ही जो पेपर 2 है, पेपर 2 का भी हम नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस करेंगे कि पेपर 2 में खासकर जो मेरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स पे भी अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि मैथ्स में कौन कौन से बुक्स जो है, कौन कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, किससे कितने नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस है मैथ्स का भी, उस पर भी हम अध्ययन करने वाले हैं और बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपका मैथ के अलावा सब्जेक्ट है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, हम उस पर भी अगला वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें अध्ययन करना है, किस तरह से हमें सिलेबस को बांट कर चलना है, क्योंकि एक साथ एक समय पर सारी चीज़ें कवर कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है, क्यूरीज़ हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और साथ ही जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसमें मैंने बुक्स और नोट्स जो है वो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, कि जो नोट्स हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उनको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो उससे भी आप अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपको उसमें काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी उसमें सहायता आपकी हो सके तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 2 का अध्ययन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इसके साथ ही जो फर्स्ट ग्रेड है उसका भी हम अध्ययन आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। आपने अगर ये वीडियो पूरा देखा है, इसका मतलब ये है कि आप में एक उत्साह है, आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक करेंगे, ज़रूर इसमें पास होंगे, यही मेरी आपसे उम्मीद है, और ऊपर वाले से भी यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।